कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बड़ी अफसोसनाक कहानी निकलकर सामने आई है, जहां एक लड़की की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके लाश के टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को एक फ्रिज में रखकर बंद कर दिया गया। इस खबर ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्या केस की याद दिला दी है। आपको याद होगा कि इससे पहले 2022 में दिल्ली में श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला का केस सामने आया था, जहां आफ्ताब पूनावाला पर आरोप था कि उसने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वालकर की हत्या की थी और उसके बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में करके फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद मेहरौली के अलग अलग इलाकों में लाश के टुकड़े को वो फेंकता रहा था। उसके एक साल बाद 2023 में फ्रिज और लाश से जुड़ा फिर एक केस सामने आ गया, जहां साहिल गहलोत नाम के लड़के ने 23 साल की निक्की यादव की पहले हत्या की, उसके बाद कुछ किलोमीटर दूर जाकर एक फ्रिज में लाश को रख दिया था और अब 2024 में एक बार फिर एक फ्रिज कांड सामने आया है। तो दरअसल क्या है बेंगलोर फ्रिज कांड की पूरी कहानी, आइए इस केस को डिटेल से समझते हैं और देखते हैं कि इस केस में महालक्ष्मी नाम की जिस लड़की का कत्ल किया गया है उसका कातिल कौन है और पुलिस ने उसके बारे में क्या कुछ खुलासा किया है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल आज से 5 साल पहले 2019 में 24 साल की महालक्ष्मी नाम की एक लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम हेमंत दास था। महालक्ष्मी और हेमंत दास दोनों नेपाल के रहने वाले थे। वैसे महालक्ष्मी के पूरे परिवार के लोग रहने वाले नेपाल के थे, लेकिन बीते करीब 35 सालों से वो लोग कर्नाटक में रहकर आबाद थे और उसके बाद महालक्ष्मी का पूरा परिवार, जिसमें उसकी माँ थी, भाई था और एक बहन थी, उसके पिता नहीं थे। तो इस तरह महालक्ष्मी का पूरा परिवार बेंगलुरु में रह रहा था और यहीं पर महालक्ष्मी की शादी एक लड़का देखकर कर दी गई। शादी के बाद हेमंत और महालक्ष्मी दोनों यहीं रह रहे थे। हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम करता था, जबकि महालक्ष्मी एक ब्यूटी शॉप में काम करती थी। दोनों बेंगलुरु के नीलामंगला इलाके में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन इस बीच 2023 में दोनों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार 2023 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। जब महालक्ष्मी हेमंत से अलग हो गई तो उसने हेमंत का घर भी छोड़ दिया और एक दूसरी जगह किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। बेटी को हेमंत के पास ही छोड़ दिया था और 20-25 दिनों में वो हेमंत के पास अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी। बताया गया कि हेमंत और महालक्ष्मी के बीच इसलिए जुदाई हो गई थी क्योंकि इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति दाखिल हो चुका था। यानी कि महालक्ष्मी ने अपने पति के होते हुए भी एक और लड़के से प्रेम संबंध बनाना शुरू कर दिया था और इसी तीसरे शख्स ने पति पत्नी का पूरा खेल खराब कर दिया। और तीसरा शख्स कौन था उसके बारे में खुद हेमंत ने मीडिया को बताया है। हेमंत के अनुसार वो तीसरा शख्स एक हेयर ड्रेसर था जो कि बेंगलुरु ही में काम करता था और वो उत्तराखंड का रहने वाला था। हेमंत ने मीडिया के सामने उसका नाम बता दिया है, लेकिन मैं यहाँ उसका नाम इसलिए नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इससे बेंगलुरु पुलिस करीब 12 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और बेंगलुरु पुलिस ने पाया है कि जिसका नाम हेमंत ने लिया है वो इस कत्ल के मामले में शामिल ही नहीं है। और साथ ही पुलिस ने नाम लेने से बचने के लिए भी कहा है क्योंकि इसके बाद उसका असली कातिल अलर्ट हो सकता है, इसीलिए किसी का भी नाम ना लिया जाए ताकि पुलिस को असली कातिल तक पहुँचने में आसानी हो। पुलिस ने ये बात साफ कर दिया है कि कातिल न तो कर्नाटका का है और न ही उत्तराखंड का है, वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और कातिल के बारे में पुलिस के पास डिटेल भी मौजूद है। बहुत जल्द कातिल तक पुलिस की टीम पहुंच जाएगी और उसके बाद सारा खुलासा होगा। बहरहाल कहानी कुछ यूँ है कि बीते 21 सितंबर को महालक्ष्मी जहाँ पर वो रह रही थी अपने पति से जुदाई के बाद उस घर में पड़ोसियों को कुछ बदबू का एहसास होता है। तभी पड़ोसी के लोग मकान मालिक से जाकर कहते हैं कि आपने जो कमरा किराए पर दे रखा है उसमें से बदबू आ रही है। ये सुनकर मकान मालिक चौंक जाता है और वो अपने घर जाता है और वहाँ जाकर देखता है और पाता है कि बाहर से कमरा बंद है। तो जो वो रेंट एग्रीमेंट उसने बनाया था उस दस्तावेज़ पर उसकी माँ का यानी लड़की की माँ का नंबर दिया गया था। उस पर वो फ़ोन करके सारी जानकारी उसकी माँ को देता है कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसी सी बात है। ये सुनकर महालक्ष्मी की माँ एक चाबी लेकर उस किराए के घर पर पहुँच जाती है। जब माँ दरवाज़ा खोलती है तो बहुत तेज़ बदबू आ रही होती है, इतनी बदबू कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन किसी तरीके से अंदर जाकर जब देखा जाता है तो सबको पता चलता है कि महालक्ष्मी की लाश फ्रिज में कई टुकड़ों में करके रखी गई है। पुलिस इस लाश को ले जाकर पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल जिसका नाम बोरिंग हॉस्पिटल है वहाँ पोस्टमार्टम कराती है और उस हॉस्पिटल में जब लाश के टुकड़े ले जाते हैं और उन टुकड़ों की गिनती की जाती है तो ये टुकड़े कुछ 59 होते हैं, यानी 59 टुकड़े होते हैं। बहरहाल इन 59 टुकड़ों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाश को उनकी फैमिली के हवाले कर दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उधर जब पुलिस इस पूरे मामले को गहराई से जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि लाश के पास बेड पर महालक्ष्मी का मोबाइल भी रखा हुआ था और ये मोबाइल स्विच ऑफ था।
और उस पर आखिरी कॉल जो हुई है वो 2 सितंबर को की गई है। यानी पुलिस को ये समझ आ गया कि महालक्ष्मी का कत्ल जो हुआ है वो 2 या 3 सितंबर को किया गया है और उसकी लाश को करीब 20 दिनों से फ्रिज में रखा गया था। लाश को फ्रिज में रखा गया था और उसके पास एक ट्रॉली बैग भी मिला है। जब पुलिस ने ये केस देखा तो पहली नज़र में पुलिस को ये केस दिल्ली के श्रद्धा वालकर केस की याद दिला गई। आखिरकार जब पुलिस ने केस को अपने ढंग से खंगालना शुरू किया तो सबसे पहला शक हेमंत दास पर था, जो कि उसका पति था। पुलिस ने हेमंत दास को बुलाया, पूछताछ की और हेमंत दास ने सारे सवालों का सही जवाब दिया और पुलिस की पूछताछ में हेमंत दास की बातों में कोई गड़बड़ी नहीं निकली और टेक्निकल तरीके से भी जब पुलिस ने लोकेशन वगैरह समझने की कोशिश की तो वो भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब पुलिस को इत्मीनान हो गया कि हेमंत दास ने कुछ भी नहीं किया है तो उसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है, अगर हो तो बताओ। तो इस पर हेमंत दास ने उत्तराखंड के रहने वाले उसी हेयर ड्रेसर का नाम लिया। उसके बाद पुलिस ने उस हेयर ड्रेसर को उठा लिया और उससे भी पूछताछ की। उसकी कॉल डिटेल वगैरह, लोकेशन वगैरह सब कुछ खंगाली गई, लेकिन पुलिस की नज़र में ये भी बेदाग निकला और उसको भी जाने दिया गया। यूँ कहें कि पुलिस ने हेमंत दास को और उस हेयर ड्रेसर को, जिसका नाम हेमंत दास ने बताया था, दोनों को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि पुलिस को 2 तारीख से 21 तारीख तक ना तो कॉल डिटेल में कोई बातचीत मिली और ना ही कोई लोकेशन ऐसा मिला कि जिससे पता चले कि इसने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। साथ ही हत्या के समय से लाश के मिलने तक जो भी लोकेशन हेयर ड्रेसर ने बताया वही लोकेशन पुलिस को मिला है उस हेयर ड्रेसर के बारे में। इसलिए पुलिस ने उन दोनों को क्लीन चिट दे दी और एक तीसरे अनजान व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। इस तरह पुलिस ने इस केस की तहकीकात जारी रखी और आखिरकार बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उन्हें कातिल के बारे में पता चल चुका है और वो कातिल कर्नाटका का नहीं है, वो बाहरी है। जैसे ही कातिल पकड़ा जाएगा आप सबको इसकी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, मीडिया की खबरों की माने तो वो व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि एक अनजान व्यक्ति था, यानी तीसरा व्यक्ति था, और वो महालक्ष्मी से कभी कभार मिलने के लिए उसके घर पर भी आया करता था, दरअसल वो वेस्ट बंगाल का था और इस घटना को अंजाम देकर वो कर्नाटका से भुवनेश्वर के रास्ते वेस्ट बंगाल जा चुका है। दरअसल पुलिस इस केस को इस एंगल से भी जांच कर रही है कि महालक्ष्मी के घर से थोड़ी ही दूर पर उसकी माँ, भाई और बहन ये सारे लोग रहते थे, लेकिन इन लोगों ने इतने दिनों तक कोई भी हालचाल महालक्ष्मी का क्यों नहीं लिया? कहीं ये लोग तो नहीं शामिल हैं? दरअसल महालक्ष्मी की आखिरी मुलाकात उसके परिवार से 19 अगस्त को हुई थी, जब वो अपने भाई को राखी बांधने गई थी। उसके बाद इन लोगों ने कोई खबर खैरियत नहीं ली महालक्ष्मी की। आखिरकार 21 सितंबर का समय आ गया, यानी 1 महीना 2 दिन का समय गुजर गया, तब जाकर महालक्ष्मी का परिवार आया और वो भी उस वक्त आया जब पड़ोसियों के कहने पर उन्हें फ़ोन किया गया। और अगर उन्हें फ़ोन ना किया गया होता तो वो लोग न जाने कब तक महालक्ष्मी का हाल चाल नहीं लेते। ये बात पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही है। उधर हेमंत की मुलाकात करीब 25 से 30 दिन पहले हुई थी महालक्ष्मी से, यानी जिससे ज़बरदस्त लड़ाई है उससे मुलाकात हो रही है और जिससे कोई लड़ाई नहीं है उसके परिवार वाले जानते हैं कि बेटी अकेली रह रही है, पति भी साथ में नहीं है, तो वो कौन सा ऐसा परिवार होगा और माँ होगी जो इस हालत में 1 महीने तक अपनी बेटी का कोई हालचाल नहीं लेगी। ये भी समझ में आने वाली बात नहीं है और इन सभी बातों ने पुलिस के मन में शक पैदा कर दी। तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि जो अनजान व्यक्ति वेस्ट बंगाल का है, कहीं वो और महालक्ष्मी के घर वाले मिले हुए तो नहीं हैं। हालांकि ये पता लगाना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और पुलिस ने कह दिया है कि जब वेस्ट बंगाल के उस अनजान व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तब पूरा केस समझ में आ जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया में इस केस को हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए क्या कहा जाए? उन्हें तो थोड़ी मायूसी लगी ही है अभी तक, क्योंकि पुलिस ने पहली नज़र में उत्तराखंड के उस हेयर ड्रेसर को क्लीन चिट दे दी है। दरअसल अब दिक्कत ये हो गई है कि अब जैसे ही कोई अपराध होता है तो फ़ौरन ये देख लिया जाता है कि आरोपी का नाम क्या है, कहीं कोई उर्दू नाम का तो नहीं है। और अगर उर्दू नाम का मिल गया तो बस पूछिए मत, टीवी से लेकर ट्रोलर तक सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपना नफरती एजेंडा शुरू कर देते हैं। और इस केस में भी शुरू में यही हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी तो लोग मायूस हो गए कि अब क्या करें, मसाला फीका पड़ गया, रंग चढ़ नहीं पा रहा है। हालांकि उनके सामने एक नहीं दर्जनों ऐसे केसेस गिनाए जा सकते हैं जहां एक से एक जघन्य अपराध हुए हैं और उनमें उर्दू नाम वाला दूर दूर तक शामिल नहीं था। चाहे 2012 का दिल्ली वाला निर्भया कांड देख लीजिए, इस केस में कुल 6 अपराधी शामिल थे और उनमें से एक भी उर्दू नाम वाला नहीं था। नैना साहनी का दिल्ली का तंदूर कांड वाला देख लीजिए, वहाँ भी उर्दू नाम वाला नहीं था। हाँ, अलबत्ता 2022 में श्रद्धा वालकर का केस सामने आया तो वहाँ उर्दू नाम शामिल था, लेकिन उसके बाद ही 2023 में फरवरी के महीने में निक्की यादव का केस जब सामने आया, जिसमें साहिल गहलोत का नाम उसका प्रेमी कत्ल करता है और उसकी लाश को दूर जाकर अपने एक ढाबे के करीब फ्रिज में रख देता है। लेकिन जब ये केस सामने आया
तब लोगों को सांप सूंघ गया, क्योंकि इस वाले फ्रिज कांड में उर्दू नाम नहीं था, साहिल गहलोत था। इस तरह मुंबई के मीरा रोड में एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका का न केवल कत्ल किया, बल्कि उसकी लाश के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पका दिया था। लेकिन इस केस में भी आरोपी का नाम उर्दू से नहीं था, इसलिए नफरती मीडिया और नफरती लोगों का गुस्सा नहीं फूटा था। और अभी हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो बर्बरता दिखाई गई है, इस केस में भी एक भी उर्दू नाम वाला व्यक्ति शामिल नहीं है। दोस्तों, ये सब बताकर मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उर्दू नाम वाले कोई अपराध नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो अपराध करता है उसको एक अपराधी की नज़र से देखा जाना चाहिए। वो किसी भी धर्म से हो सकता है, वो किसी भी जाति से हो सकता है, और वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। वो महिला भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है, यानी लिंग भेद का भी कोई भेद नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन लोग अपराधी का फ़ौरन धर्म ढूंढकर ये फैसला करने लगते हैं कि उसके खिलाफ बोलना है या खामोश रहना है। अगर कोई उर्दू नाम वाला है तो उसके बहाने पूरी कौम को इतना बदनाम कर देना है मानो पूरी कौम ने उस अपराध को अंजाम दिया है। वहीं अगर उर्दू नाम वाला नहीं निकला तो एक चुप हज़ार चुप। अब यहीं पर लोग चुप हो जाते हैं और मीडिया में भी वो जोश बाकी नहीं रह जाता जितना जोश उर्दू नाम वाले में होता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जब तक हम अपना और तुम्हारा अपराधी कहकर देखेंगे, तब तक अपराध के तई लोग गुस्सा नहीं दिखाएंगे और अपराध बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन हमने अपराधी को अपराधी कहना शुरू कर दिया, उसी दिन से अपराध और अपराधी से नफ़रत होगी और अपराध का सिलसिला कम हो सकेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस यूं ही अपना और तुम्हारा चलता रहेगा। बाकी दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह की वीडियोज़ आपको बनाकर देते रहते हैं, चाहे वो व्लॉग से संबंधित हो या फिर कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ हो।